बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी दो तीन मेन इशू है। एक तो एप्पल का जो कुरान के हवाले से ऐप था चाइना में, उसको उन्होंने बंद किया है, ये एक इशू है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक पेज की कहानियां आप लोगों को पता होंगी कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वर्सेस द सिविलियन गवर्नमेंट, जब एक साथ उनके ताल्लुकात होते हैं तो कहा जाता है कि दोनों एक पेज पर हैं। इस हुकूमत में भी ये कहानी हमने बड़ी सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कहानी हो गई पुरानी। इन इश्यूज पे बात करेंगे और साथ में डॉलर की जो प्राइस है वो हिस्ट्री में, पाकिस्तानी हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पे डॉलर का रेट पहुंचा है और आज का रेट जो था फर्स्ट वीक ऑफ द डे रहा है 174। मतलब इससे इस लेवल पे कभी डॉलर का रेट नहीं पहुंचा। इसके साथ साथ इमरान खान और बाजवा साहब के दरमियान क्या बातें हुई, क्या जिसे कहते हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करूंगा चाइना के हवाले से। चाइना ने वहां एप्पल को कहा और एप्पल वालों ने उसको कुरान का जो था ऐप था उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि आयरन फ्रेंड और पता नहीं हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा ये है। लेकिन यहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि शायद मैं ये कहूँगा कि हम उस पैसों के हाथों मजबूर हैं कि हमने इसके ऊपर, हालांकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, मैं ये कहूँगा इसको। क्योंकि अगर किसी का जो भी रिलीजन है उसको वो फॉलो कर सकता है। अमेरिका में भी लोग करते हैं, कनाडा में भी लोग करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं। बेताशा मुस्लिम्स रहते हैं पूरी दुनिया में। वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरीके से किया हो। बेशक उनको उनके रिलीजन से इख्तलाफ हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं, हो सकता है, कोई वो नहीं है, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन ये वाली चीज हमने नहीं देखी। हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस किस्म की कोई स्टोरी आज तक हमारे पास नहीं आई और ना हमने कभी सुना, और शायद मुझे लगता है कि ना हम कभी सुनेंगे किस तरह की कोई बात वो लोग करें। बल्कि बहुत सारे मसाजिद, शायद लाखों के हिसाब से मसाजिद वहाँ पर मौजूद हैं, अजानें भी होती हैं, नमाजें भी होती हैं, और जो इबादत मतलब जिस रिलीजन की है अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये कहूँगा कि वो होती हैं। लेकिन चाइना के अंदर पहले लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जिसे कहते हैं कि सेंटर्स उनके लिए बनाए गए, और वो टॉर्चर सेंटर थे बेसिकली। उनको इस तरीके से कि उनको कहा जाता है कि आप अपनी जो रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको मॉडर्नाइज वे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। आई डोंट नो दैट कि किस मॉडर्न वे में वो पढ़ाना चाहते हैं। एक तो होता है कि आप कहें कि यार ये रिलीजन आप फॉलो नहीं करेंगे, तो शायद वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर किसी का है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, जीविज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बहुत बड़े 5-6 बड़े रिलीजन है दुनिया के। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कहे कि अब मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं को कहे कि भाई हम आपको अपने हिसाब से, ये आपका रिलीजन। भाई क्यों, कैसे हो सकता है कि आप उनके रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं? हिंदुस्तान में लोग कहें कि भाई वहां यहाँ पे तो हम हिंदू मेजॉरिटी में है, 80 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का मुल्क है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो 25 करोड़ मुसलमान है वो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म जो है उसको वो फॉलो करेंगे। मतलब एक अजीब सी बात है। लेकिन अफसोस के साथ कि चाइना के ऊपर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में किसी ने भी, मैं कहता हूं क्लरिकल पोस्ट से लेके और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक, जो मदीना की रियासत की बड़ी बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे होते हैं, इसके ऊपर उनको कोई तौफीक नहीं हुई। वैसे तो मोदी जी को बड़ी गालियां देते हैं कि वो फाशिस्ट है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन यहां पे शी जिनपिंग साहब को कुछ उन्होंने नहीं बोला। एक फोन कर लेते कि सर हम आपसे पैसे भी लेते हैं, आपका बहुत सारा हमारे ऊपर उधार भी है, बहुत सारे एहसानात भी हैं, लेकिन ये एक चीज है कि एक रिलीजन को फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वालों को आप किस तरीके से अपने हिसाब से जो आपका मतलब रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप उनको कन्वर्ट, यानी फोर्स कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, आप उसको उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज हुई। बाकी दुनिया में तो इसके ऊपर
बात हुई भी और मेरा ख्याल है होगी भी, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में इस पे मुकम्मल खामोशी है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने महंगाई का एक दफ़ा फिर नोटिस लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है, मैं कहूँगा कि जलील किया जा रहा है उनको, और सही भी किया जा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और डॉलर का रेट जो है आज, वो कहते हैं ना कि कहते हैं सब ने एक दिन ऊपर जाना है, तो अगर डॉलर ऊपर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो दैट इज 175 रुपीज टुडे। आज का जो डॉलर का रेट है वो 175 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुका, एक डॉलर का रेट वो हुआ। इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया और पूरे पाकिस्तान ने इत्तेफाक से कहा कि या अल्लाह खैर, खान साहब जब भी जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज, उसकी कीमतें दुगनी हो जाती है, और वो चीज इतनी मतलब जिसे कहते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन पे चली जाती है कि जिसका हम शायद सोच भी नहीं सकते या सोचते भी नहीं है। तो ये एक मतलब आज उन्होंने किया। इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट नजर आई हमें, एनसीओसी, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कोविड के हवाले से ये बनाया गया है, वहां पर आज हमारे मतलब फोर्सेस के जो लोग थे उसमें इफ्तिखार बाबर साहब भी थे, DGISPR, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और DGISI, पता नहीं उसको हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो दैट, मतलब हमारे जनरल फैज हमीद साहब भी वहां पे मौजूद है, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन एज ए कोर कमांडर पेशावर हो चुका है। तो अब नहीं पता कि वो इस वक्त मतलब एज ए DGISI है या जनरल नदीम अंजम साहब हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी अभी किसी को भी नहीं है। मतलब ना आम पाकिस्तानी को मेरी तरह, और ना मतलब हुकूमत में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग। लेकिन ये दिखाया गया कि भाई आज हम एक छत के नीचे सारे मिलकर बैठे हुए हैं और हालात जो हैं वो सुधर गए या सही हो गए। लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन जो है DGISI का अभी तक जिसे कहते हैं कि लटका हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है। शेख रशीद साहब से जर्नलिस्ट पूछते हैं, बाकी जो इनके लोग हैं कैबिनेट के, उनसे फवाद चौधरी साहब से लोग पूछते हैं, ओ जी बस 1-2 दिनों में आ जाएंगे। इस 1-2 दिनों में कम से कम 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो हेडक्वार्टर है अपारा में ISI का, वहां का दौरा किया है, और उसको रिसीव करने वाले जनरल फैज हमीद साहब ने उनको रिसीव किया एज ए DGISI। अब ये वाली चीज है, क्योंकि उनके जिन्नात ने ये कहा है खान साहब के कि भाई ये जो जनरल साहब है फैज हमीद साहब, इनको रखा जाए दिसंबर तक। अब मुझे नहीं पता कि बात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मानी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन यकीनन उनका एक जिसे कहते हैं कि उनके उसमें आता है, डोमेन में आता है, या फिर जो है इमरान खान साहब के जिन्नात की मानी जाएगी कि भाई वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये एक मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि खान साहब और बाजवा साहब के बीच में से क्लैश है, बल्कि मैं कहता हूं कि नहीं, ये जिन्नात और बाजवा साहब के बीच में क्लैश है, क्योंकि खान साहब तो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले भी बाजवा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और सुना है बड़ी अच्छी दोस्ती भी है दोनों के बीच में। तो मेरे ख्याल में तो वो तो उनकी बात मानते हैं, लेकिन मसला है जिन्नात का कि वो बात नहीं मान रहे, और जब तक जिन्नात बात नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी फिर वो अपने जिन्नात के साथ खड़े होते हैं। हालांकि उनको अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए, होना तो ये चाहिए था। लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क जो है उसको वैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है, वो मेरे फादर कहते यार ये पता नहीं अल्लाह के आसरे पे हमारा ये मुल्क चल रहा है। तो इस वक्त ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि मतलब अल्लाह के आसरे पे नहीं चल रहा, हो सकते हैं लोग इसको किसी और उसमें ले ले, बिल्कुल चल रहा होगा। बट मैं कहता हूं कि इस वक्त इसको जिन्नात का जो है वो मतलब एक सपोर्ट है, और उसके थ्रू जो है हमारा मुल्क मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि इस वक्त चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश की जा रही। क्या चलाया जा रहा है? जिसे कि घसीटा जा रहा है। क्योंकि चल रहा होता तो शायद ये हालत ना होती, लेकिन घसीटते आप किसी चीज को, जब नहीं चलती तो आप उसको, गाड़ी हो कोई और चीज हो, तो आप उसको यूं मतलब मुश्किल के साथ वो घसीटते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी घसीटा जा रहा है। एक तरफ मतलब लाजमी सी बात है, फोर्सेस की नाक भी बहुत ऊंची होती है, और
پہلی دفعہ میں نے سنا ہے خان صاحب سے کہ نہیں یار میری ناک بھی بہت اونچی ہے, مطلب میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں بھائی, کوئی مطلب موم کی گڑیا نہیں ہوں کہ بغیر میرے پوچھے اور آپ لوگ جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو لگا دیں, مجھ سے آپ کو پوچھنا پڑے گا, میرے پاس سمری بھیجنی پڑے گی. سمری وہ کہہ رہے کہ ہم نے بھیجی ہے, لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ نے سمری بھی بھیجی ہے, لیکن ایک تو اس میں نام ایک تھا, دوسرا آپ نے مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا وداؤٹ میری پرمیشن کے آپ نے جو ندیم انجم صاحب ہیں اس کو آپ نے لگا دیا. بھائی ہم تو کہتے ہیں یار آپس میں آپ لوگ کھیلیں, بیٹھیں اور اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں, کیونکہ اس وقت میرے خیال میں مسئلہ ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی سے زیادہ جو ہے ملک کی باقی حالت کا ہے. بلیو می, کل میں نے ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں کو ایک ڈرائی کلین کرنے والا ایک آدمی, اس کی ایک ویڈیو میں نے لگائی, اور یقین کریں کہ وہ مطلب رو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ یار آپ باتیں کرتے ہو خان صاحب کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ مدینے کی ریاست اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کہتے آپ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. یعنی اس وقت میرے ملک کا شاید میرے خیال میں ایز اے لیمن میں کہہ رہا ہوں, ایز اے جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ اس وقت بے تحاشا مہنگائی, اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی, میرے خیال میں یہ ہے. ڈی جی آئی ایس آئی تو ایک ادارہ ہے, بہت سارے لوگ اس میں آتے جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, اس کے تھرو اس کو چلایا جاتا ہے. میرے خیال میں مختلف ڈی جیز آئے ہیں ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں, 4 سالوں میں, بلکہ جب سے یہ ادارہ بنا ہے بہت سارے لوگ گئے اور آئے, لیکن اس ادارے کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت شاید میں کہتا ہوں کہ وہ چلایا جاتا ہے, نہ کہ وہ مطلب ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے وہ بڑا اس کا مطلب ہونا ضروری ہے کہ اگر فلاں بندہ نہیں ہوگا تو یہ ادارہ نہیں چلے گا. میرا نہیں خیال. ایون میں پاکستان آرمی کی یہ بات کرتا ہوں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر باجوہ صاحب نہیں ہوں گے تو یہ ادارہ نہیں چل سکتا, کیونکہ مختلف جرنلز پر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے جو جونیئرز ہیں, مطلب آپ سے جو پیچھے جرنلز ہیں, ان کی کیپیبلٹیز پہ, ان کی قابلیت پہ آپ کو شک ہے, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں چلا سکتے اور آپ چلا رہے ہیں. تو یہ ایشوز ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چل رہے ہیں. لیکن جو قوم کے اصل ایشوز ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سائٹ پہ کیا گیا, سائڈ لائن کیا گیا ہے, اور ہر طرف یہ باتیں چل رہی کہ یار ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ خان صاحب کے کہنے پہ لگایا جائے گا, یا جنات کے کہنے پہ لگایا جائے گا, یا جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ لگایا جائے گا. تو یہ بحث جو ہے میڈیا میں بھی, منسٹرز کے ساتھ بھی, پیٹرول کی پرائسز بڑھی, ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, مہنگائی بے تحاشا بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہے, بدامنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کی طرف سے بہت سارے اٹیکس جو ہیں پچھلے جو لاسٹ 48 آورز ہیں, تو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے 5 سے زیادہ اٹیکس جو ہیں ہماری فورسز کے اوپر کیا. کچھ تو بتائے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی بتائے جا رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے کلیم کیا, کیونکہ وہ اپنی بات جو ہے میں نے آج تک دیکھا ہے کہ کافی ثبوت کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے وہ کرتی ہے اور دکھاتی بھی ہے, وہ ویڈیوز بھی اکثر جاری کر دیتی ہے, اپنے پریس ریلیزز بھی جاری کرتی ہے. ایک بڑا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا مضبوط ان کا نیٹ ورک ہے, اور اسپیشلی میڈیا کے ساتھ ان کا جو پریس ریلیزز مختلف ٹی وی چینلز کو اور مختلف لوگوں کو جو جرنلسٹس ہیں ان کے پاس ان کے پریس ریلیز جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اب مطلب کیونکہ لازمی سی بات ہے, نہ تو ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, نہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, نہ پنڈی والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, نہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں ہماری ٹی ٹی پی کے لوگ رہتے ہیں, نہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے. لیکن کیونکہ انہوں نے کلیم کیا ہے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, تو اب لازمی سی بات ہے ہمیں ون سائڈ ان کی بات ماننی پڑتی ہے کہ یار اگر انہوں نے کلیم کیا, کیونکہ وہ کرتے بھی ہیں. تو بلوچستان میں ایک اٹیک ہوا, اور وزیرستان میں, یہ 2 تو ایسے ہیں کہ مطلب جن کو بتایا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے 5 کلیم کیے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جسے کہتے ہیں کہ گیم کھیلی جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر, باقی مسائل جو ہیں وہ بالکل مطلب جسے کہتے ہیں کہ سائٹ پہ رکھے گئے ہیں, ڈسٹ بن میں پھینکے گئے کہ یار قوم کا کیا ہونا, مشکلیں آتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لوگوں کو گھبرانا بھی نہیں. خان صاحب کا وہی نعرہ اسی پہ قائم اور دائم ہے. خیر باتیں بہت ساری ہیں, کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے, ملاقات ہوتی رہے گی. ٹیک کیئر اینڈ بائے.